हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके सामने आज 12th क्लास के लिए इतिहास पोर्शन को लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज मैं आपके सामने 12th क्लास की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए 12th क्लास का जो हिस्ट्री पोर्शन है उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस हिस्ट्री यानी इतिहास विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा सारी चीजें अपन अभी चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि बहुत जल्द अपनी एग्जाम होने वाली है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने आपको घोषणा कर रखी है भाई बहुत जल्द जून माह में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो उसमें जो महत्वपूर्ण अध्याय है, जैसे छठा चैप्टर है जो अध्याय नंबर 6 आपका पड़ता है, उसमें क्या है कि भाई अति जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे निबंधात्मक जो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन जहां से बनने की ज्यादा उम्मीद रहती है उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। जैसे छठा चैप्टर है तो 7वां चैप्टर है और एक महत्वपूर्ण चैप्टर और दूसरा चैप्टर, यहाँ अपन ज्यादा बातें करेंगे। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो होगी वो भी आपके सामने बहुत जल्द लेकर प्रस्तुत होंगे। अगर आपका जो है समर्थन रहा और बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रहा तो बहुत जल्द हम आपके सामने प्री बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए आपके सामने है जो अध्याय नंबर 6 है। अध्याय नंबर 6 की बात करें, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन जो चैप्टर है इसको लेकर प्रस्तुत हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार और इतिहास विषय की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन जब चैप्टर अपन पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 है, तो इस चैप्टर को अपन अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वे 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो वो 3 कौन कौन से हिस्से हैं, चैप्टर को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले इसकी रूपरेखा तैयार होनी क्या है, जरूरी है। तो स्वाधीनता आंदोलन को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। नंबर 1 पर जब हम बात करेंगे तो नंबर 1 की बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। हाँ भाई, किसकी बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन। कौन कौन से सामाजिक आंदोलन है इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1 चर्चा करेंगे सामाजिक आंदोलन। और नंबर 2 की अगर बात करें तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां। और नंबर 3 जो चीज है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राजनीतिक गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां। इन 3 चीजों को अपन जब पढ़ लेंगे कंप्लीटली तो अपन बात करेंगे भाई अपना चैप्टर क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो तीनों ही चरण है, 3 चरणों में अपन इस अध्याय को डिवाइड करके पढ़ेंगे। और तीनों चरणों में अपन बात करें सामाजिक आंदोलन में अपन क्या पढ़ेंगे। तो सामाजिक आंदोलन में आपको पता होगा, आपने सुन रखा होगा ब्रह्म समाज। हाँ भाई, नंबर 1 की बात करेंगे ब्रह्म समाज। नंबर 2 की बात करें रामकृष्ण मिशन का आपने नाम सुना होगा, रामकृष्ण मिशन का आपने नाम सुना होगा। इनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। और अगर बात करें भाई आर्य समाज, कौन सा समाज है, आर्य समाज। इन चीजों पर तो अपन क्या करेंगे, विस्तार से चीजें करेंगे। और भी जैसे आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह है, अन्य जैसे अहमदिया आंदोलन वगैरह है, ये जो और सामाजिक जो आंदोलन है अन्य की भी अपन बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इन 4 आंदोलनों की अपन सामाजिक आंदोलन में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर बात करें क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो इसमें जो 2021 का गवर्नमेंट ने जो सिलेबस निश्चित कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस बार अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल एक ही चीज पढ़नी है, वो है आजाद हिंद फौज। हाँ भाई, आजाद हिंद फौज के ऊपर चर्चा करेंगे। आजाद हिंद फौज जैसे अपन क्या करते हैं भाई INA के नाम से जानते हैं। हाँ भाई, आजाद हिंद फौज के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और ज्यादा बाकी जो चीजें हैं और है तो बहुत सारी चीजें क्रांतिकारी गतिविधियों में, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है इसको मद्देनजर रखते हुए अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो आजाद हिंद फौज केवल इस पे चर्चा करनी है। फिर जब अपन बात करें भाई राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इसमें क्या क्या करना है, तो इस राजनीतिक गतिविधियों वाला जो चैप्टर पढ़ता है, जो टॉपिक पढ़ता है, इसको अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने हिस्सों में, 3 चरणों में। तो जो फर्स्ट चरण है इसके अंदर अपन क्या अध्ययन करेंगे, और जो सेकंड चरण है इसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे, और जो थर्ड चरण है इसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे। तो जो फर्स्ट चरण है, इस फर्स्ट चरण की जब अपन बात करते हैं, फर्स्ट चरण में क्या पढ़ेंगे, तो आपने नाम सुना होगा भाई 1885 ईस्वी का जब अपन बात करते हैं, कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। और यहां से लेके अपन बात करेंगे 1907 ईस्वी तक, यानी फर्स्ट चरण की बात करेंगे। अभी 1885 ईस्वी में आप सबको पता है कि कांग्रेस की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस की स्थापना के बाद अपन बात करें 1907 तक ये चरण चलता है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कहीं न कहीं कांग्रेस 2 चरणों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बंट जाती है, गर्म दल और नरम दल के रूप में। तो यहीं पर क्या हो जाता है, अपना पहला चरण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
और इसमें जब अपन चर्चा करेंगे तो 1885 से पहले जो कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर अपन कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस की बात करते करते अपन 1907 यानी सूरत अधिवेशन तक है कांग्रेस के विभाजन तक की बातें करेंगे। अब अगर बात करें सेकंड चरण में क्या अध्ययन करना है, तो सेकंड चरण में अपने को 1907 से लेकर 1920 के मध्य जो राजनीतिक घटना हुई है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर अगर बात करें थर्ड चरण में, तो थर्ड चरण में 1920 से लेकर अपन बात करेंगे भाई 1947 ईस्वी तक, यानी कि भारत के आजादी तक कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां घटित हुई है उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीजों का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी चीजों का अध्ययन करेंगे। आप लगातार अपने साथ बने रहिए। हाँ तो ले लिया होगा आप सबने स्क्रीनशॉट, आगे अपन चर्चा करते हैं इसी में। तो आप अपने इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो भाई, और क्या ऐड करना है कि लास्ट में जब अपन चैप्टर की अंतिम की ओर बढ़ रहे होंगे तब अपन इसमें प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। हाँ भाई क्या बात करेंगे, प्रश्नोत्तर। जो चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे और उनके ऊपर अपन चर्चा भी करेंगे भाई कैसे है इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया जाता है, अगर एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं उनके ऊपर भी अपना चर्चा करेंगे। तो बने रहिए लगातार। हाँ तो अपन बात कर रहे हैं भाई, सबसे पहला जो बिंदु लिया था वो अपन लिया सामाजिक आंदोलन। अब सामाजिक आंदोलनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले जो बात करेंगे वो सामाजिक आंदोलनों के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो सामाजिक आंदोलन की बात करें तो सामाजिक आंदोलन को अपन दो रूप में देखते हैं भाई। कितने रूपों में सामाजिक आंदोलन की जब बात आती है तो इनको दो रूप में देखते हैं। अब वो दो रूप कौन कौन से हैं भाई, जब भारतीय समाज की स्पेशली बात करते हैं तो ये दोनों रूप एक साथ कॉम्बिनेशन रूप में पढ़ने पड़ते हैं। तो नंबर एक की बात करेंगे, नंबर एक वो बिंदु कौन सा है जो सामाजिक आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका, तो नंबर एक यानी सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं। हाँ भाई सामाजिक व्यवहार, और सामाजिक व्यवहार के बाद जो दूसरा बिंदु है वो पड़ता है धार्मिक आस्था। हाँ भाई कौन सा, धार्मिक आस्था। अब देखो ये सामाजिक आंदोलन पहली बात तो है ही क्या, यानी कि जो भारतीय जो समाज है इसके अंदर जो अंग्रेजी जो सत्ता है, अंग्रेजी जो हुकूमत है, इनके लोगों ने जो भारतीय समाज के अंदर आमूल जो परिवर्तन कर दिए, उन परिवर्तनों की वजह से जो लोगों में गुस्सा हुआ और उसी गुस्से की वजह से लोगों ने क्या कर दिया, सामाजिक क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्या बनाए, समूह बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए और इन संगठनों के माध्यम से जो अंग्रेजी सत्ता थी इसका क्या किया, बहिष्कार किया। अब बहिष्कार की जब बात करते हैं भाई, नंबर एक सामाजिक व्यवहार की बात करें और नंबर दो अपन बात करें भाई धार्मिक आस्था। यानी कि जब कहीं न कहीं अगर बात करें भाई ये दोनों चीजों में जब एक साथ परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से लोगों में क्या होगा, गुस्सा होगा। यानी कि जो रूढ़िवादी परंपराएं जो चली आ रही है, समाज की जो रूढ़िवादी पारंपरिक जो परिवर्तन जो प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में अगर कोई व्यक्ति तीसरा आदमी आए और आकर क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, साहब क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। और अगर परिवर्तन कर दिया तो निश्चित रूप से क्या होगा, लोगों में गुस्सा होगा और गुस्से की वजह से लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इन्हीं आंदोलनों को अपन किस नाम से जाना, सामाजिक आंदोलन के नाम से जाना। अब अगर बात करें साहब, अगर परिवर्तन किया, अब परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है, जैसे सामाजिक व्यवहार की बात करें। अब सामाजिक व्यवहार की जब बात करते हैं, जैसे आपने सामाजिक व्यवहार की सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण में लेकर आपको बता देता हूं भाई, जैसे एक प्रथा चली आ रही है मृत्यु भोज प्रथा। अब सपोज करो कि मैं मृत्यु भोज जो प्रथा है वो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। हो सकता है जो वर्तमान जो पीढ़ी है इसको अगर समझाया जाए भाई मृत्यु भोज जो प्रथा है इसको बंद कर देना चाहिए, ये जो समाज के लिए क्या नहीं है, अच्छी प्रथा नहीं है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है भाई वर्तमान जो पीढ़ी है वो समझ जाए इस बात को कि मृत्यु भोज जो पारंपरिक जो प्रथा चली आ रही है ये बिल्कुल भी काम की प्रथा नहीं है, बिल्कुल गलत प्रथा है। लेकिन इसी प्रथा को अगर सोच के देखो कि आपके परदादा को कोई समझाता कि भाई मृत्यु भोज जो परंपरा जो प्रथा जो प्राचीन समय से चली आ रही है ये जो प्रथा है गलत है, इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके परदादा जी इस बात को नहीं समझते और इस चीज का क्या करते, खुलकर विरोध करते कि मरे हुए व्यक्ति के पीछे क्या आप एक दिन का भोज यानी मृत्यु भोज भी नहीं रख सकते क्या। लेकिन आज की पीढ़ी इस बात को समझ सकती है। उस समय की बात करें तो अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए होंगे भारतीय समाज के अंदर। जैसे भाई उस समय की बात करें, जैसे विधवा विवाह की बात करते हैं, भाई विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। मान लो भारतीय समाज में अगर कोई महिला विधवा हो जाती उसका दोबारा से विवाह नहीं हो सकता था। लेकिन सपोज करो इन अंग्रेजों ने क्या किया भाई, भारतीय जो विधवा पुनर्विवाह की बात की, भाई विधवा हो गई जो महिला वो फिर से क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। ऐसी बात इन लोगों ने कही
तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को क्या आया, गुस्सा आया कि भाई ये अंग्रेज लोग बाहर से आए और ये जो गोरे लोग हैं ये अपने समाज में ऐसा परिवर्तन क्यों कर सकते हैं, क्यों करें भाई हमारे समाज में परिवर्तन, क्यों हमारी विधवाएं फिर से क्या करें, विवाह करें। ये बात भारतीय समाज में उस समय के लोगों को क्या लगी, गलत लगी और भारतीय समाज के लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया और बहिष्कार किया। जब परिवर्तन आए तो परिवर्तन के बाद लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया और इस आंदोलन की वजह से क्या है, लोगों में पुनर्जागरण आए और हो सकता है इसी पुनर्जागरण की वजह से जो वर्तमान पीढ़ी है वो इस चीज को कहीं ना कहीं क्या मानती है, सही मानती है। तो अपन बात करेंगे सामाजिक आंदोलन है, तो सामाजिक आंदोलन सबसे पहले अपन बात करेंगे सामाजिक व्यवहार और जहां धार्मिक आस्था, भारतीय समाज को जहां पढ़ते हैं तो इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दोनों चीजों में जब एक साथ परिवर्तन आएगा, अगर सामाजिक व्यवहार में निश्चित रूप से अगर परिवर्तन आया तो वो भारतीय समाज की जो आस्था है उनमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। कोई भी कार्य कर लो, अगर भारतीय समाज में अगर व्यवहार में कमी आई तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं धार्मिक आहत पहुंचेगी और इसी धार्मिक आहत की वजह से धार्मिक जो आस्था और सामाजिक व्यवहार को एक साथ लेकर चलना पड़ता है और इसी में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से क्या उसकी वजह से क्या होगा, सामाजिक आंदोलन होगा। तो इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। आगे अपन बात करें भाई ये जो सामाजिक आंदोलन है इनके प्रमुख जो उदय के कारण क्या रहे, कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय समाज में क्या करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। तो सामाजिक आंदोलन के उदय के जो कारण है उन कारणों के ऊपर अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लो अब सामाजिक आंदोलनों के उदय के प्रमुख कारण। अब देखो इन कारणों में जब क्वेश्चन की बात करें भाई क्वेश्चन कैसा बनेगा सर, भाई आपसे पूछ ले भारतीय जो समाज है इस समाज में सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख 2 कारण बताइए, तो आप मैं जो कारण बताऊंगा उनमें से कोई 2 कारण का उल्लेख कर दीजिए। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बन गया जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया और इसमें आपसे पूछ ले सामाजिक कारणों का उल्लेख कीजिए तो आप 4 पॉइंट लिखिए और उनको डिस्क्राइब करना बढ़िया से, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं भाई आप समझ रहे होंगे कंटिन्यू। तो भारतीय जो समाज है इसमें सामाजिक आंदोलनों के उदय के प्रमुख कारण क्या है, उदय के प्रमुख कारणों में जो पहला कारण है वो है ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या हुआ, ईसाई मिशनरी ईसाइयों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो कि ईसाई धर्म को क्या देता हो, बढ़ावा देता हो। अब जैसे भारतीय समाज में 2 कैटेगरी के लोग ज्यादा बिलोंग करते थे, अब एक तो मुसलमान समाज, दूसरा हिंदू समाज। अब हिंदू और मुसलमान 2 ही कैटेगरी के लोग या 2 ही धर्मों के लोग ज्यादा बिलोंग कर रहे हैं, ज्यादा निवास कर रहे हैं और अचानक से मान लो भारत में कोई तीसरा धर्म आ जाए और ये जो तीसरा धर्म था वो था ईसाई धर्म और इस ईसाई धर्म को लेकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया जाए और लोगों को कहीं न कहीं जबरदस्ती हिंदू से ईसाई बनाया जाए या फिर मुसलमान से ईसाई बनाया जाए तो निश्चित रूप से लोगों में क्या होगा, गुस्सा होगा। अब इन्हीं गुस्से की वजह से भाई कारण क्या क्या रहे ईसाई धर्म में, जैसे अपन बात करें भाई ये जो ईसाई मिशनरी है इसकी जब अपन बात करते हैं भाई भारत का जो समाज है इसके अंदर प्रवेश कैसे मिला, तो इनको जो प्रवेश मिला वो 1813 का चार्टर एक्ट, नाम सुना होगा, चार्टर एक्ट आया और इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या दे दिया, भारत में प्रवेश, हमें भारत में क्या दिया, भारत में प्रवेश मिल गया। ये देखो भारत में प्रवेश, हमें क्यों, क्या अंग्रेज जो है वो अपनी सत्ता 1813 में भारत में स्थापित करते हैं या तो नहीं, कहीं न कहीं 1757 का जो प्लासी का युद्ध है और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, इन युद्धों के बाद निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता क्या कर ली, स्थापित कर ली और डायरेक्ट रूप से भारत पर क्या करने लगे, शासन करने लगे। लेकिन तब तक इनके जो भारत में पांव थे वो कहीं न कहीं मजबूत रूप से या स्थायी रूप से यहाँ पर कायम नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने जो बड़ी शक्तियां दी, जैसे उत्तरी भारत की बात करें तो जैसे बंगाल की बात करते हैं, अवध की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, इन क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर रखा है, अपना कब्जा कर लिया धीरे धीरे। और दक्षिण की बात करें, कर्नाटक की बात करते हैं, मैसूर की बात करते हैं, इन सब के जैसे मराठा जो है इनके ऊपर क्या कर लिया, अपनी विजय हासिल कर ली और कहीं न कहीं पूरे भारत के ऊपर अपना क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। और लगभग 1813 का आसपास आते आते इन लोगों को ऐसा लगना लग गया कि वे भारत के ऊपर निश्चित रूप से अब अपना क्या है, पूरा पूरा शिकंजा कसा हुआ है, भारत के लोग अपन जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। यानी कि 1813 से पहले अंग्रेजों को विश्वास था नहीं कि अगर अपने भारतीय जो समाज है इसके अंदर कोई परिवर्तन कर दिया, कुछ अपन ने छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो भारत का समाज क्या हो सकता है, अपने खिलाफ हो सकता है। लेकिन अब इन्होंने
पूर्ण रूप से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। तो 1813 ईस्वी में इन्होंने पहली बार भारतीय समाज के साथ क्या करनी शुरू की, भाई छेड़खानी शुरुआत की। और पहली छेड़खानी क्या शुरुआत की भारतीय समाज के साथ, बहुत ही बड़ी नाइंसाफी की इन्होंने। और क्या कर दिया, ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली सभा को भारत में क्या दे दिया, चार्टर एक्ट के द्वारा प्रवेश दे दिया। अब जब चार्टर एक्ट के द्वारा प्रवेश दे दिया गया तो ये ईसाई मिशनरी के लोग करते क्या, जैसे एक एक्ट आया, इसी ईसाई मिशनरी के लोगों ने प्रचार प्रसार किया, तो इसमें प्रलोभन दिया भारतीय लोगों को। क्या प्रलोभन दिया, भाई जो अपनी पैतृक जो जमीन होती है वो पैतृक जमीन आपको वैसे की वैसे मिलेगी अगर आप ईसाई धर्म क्या करते हो, ग्रहण करते हो, और आपके ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स भी नहीं लगेगा। जैसे अंग्रेज जो हुकूमत थी ये क्या करते, भारतीय लोगों के ऊपर एकदम भयंकर वाला टैक्स लगाते और भाई अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते, और इन टैक्सों की बोझ से भारत के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दबे हुए थे। और भारत के लोगों को अचानक से आकर कोई प्रलोभन दे कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे, और अंग्रेज सरकार आपसे क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, और लेगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में आपसे क्या लेगी, टैक्स लेगी। और आपकी जो पैतृक संपत्ति का जो अधिनियम है उसके अंदर भी कोई क्या नहीं होगी, छेड़खानी नहीं होगी। यानी कि अगर आप हिंदू से ईसाई भी बन जाते हो तो भी आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आपके जो पिताजी की संपत्ति है, उसमें आपका हिस्सा वैसा क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। अब भारतीय समाज के जो युवा वर्ग के जो लोग थे वो इन अंग्रेजों के जाल से बचने के लिए क्या करेंगे, भाई हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, कोई मुसलमान धर्म को छोड़ेगा, कोई सिख धर्म को छोड़ेगा, कोई जो भी है अपना जो पैतृक जो धर्म है उसको छोड़कर कौन सा धर्म ग्रहण करेंगे, ईसाई धर्म। यानी कि अब भारतीय जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा आ गया और ये कहने की क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, भाई हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे जो पुत्र पुत्रियां हैं, हमारे जो लाडले हैं, उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती क्या करवा रही है, अंग्रेज जो हुकूमत है ये धर्म परिवर्तन करवा रही है, और ये लालच दे के भारतीय समाज को क्या कर रही है, खराब कर रही है। और भारतीय समाज में इसी परिवर्तन को देखते हुए भारत में सामाजिक आंदोलनों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अगली बात करें नंबर दो की जब बात करते हैं तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हाँ भाई, नंबर 2 कारण की बात करें तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हाँ, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें भाई, स्थापना की जब अपन बात करें, सबसे पहले भाई इसकी स्थापना हुई कहां पर थी, तो आप लिख लेना कलकत्ता में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और कलकत्ता की बात करें भाई स्थापना कब हुई, तो कब की जब बात करते हैं तो आप लिख सकते हो 1764 ईस्वी में क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। हाँ, 1764 ईस्वी में क्या होती है, स्थापना हो गई। अब जब बात करें भाई इसकी स्थापना करने वाला था कौन, संस्थापक कौन था, तो संस्थापक सदस्यों में आपको 2 सदस्य याद करने होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 की जब अपन बात करें, मुख्य जो व्यक्ति था उनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम है, विलियम जोन्स। हाँ, विलियम जोन्स। और दूसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं उनका नाम मिलता है विल्किंस। हाँ, क्या नाम मिलता है, विल्किंस। विलियम जोन्स और विल्किंस ने मिलकर 1764 ईस्वी में एक सोसाइटी की स्थापना की, और इस सोसाइटी का नाम मिलता है क्या, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी। और इस एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसका जो मुख्य रूप से कार्य था, वो कार्य क्या था, भारतीय समाज के जो प्राचीनतम ग्रंथ है इन ग्रंथों में क्या करता, चेंजिंग की जाती है। क्या चेंजिंग की जाती है, मुख्य रूप से चेंजिंग ये कि अगर मान लो भारत के जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए, और इस संस्कृत भाषा से इनको अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया, रूपांतरित किया गया। संस्कृत से इनका हिंदी में अनुवाद, किसकी जो हिंदी से अगर बात करें संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी में, और मुख्य रूप से इन्होंने अनुवाद जो जिस भाषा में किया वो संस्कृत से डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में क्या किया है, अनुवाद किया है। अब हो सकता है भाई प्राचीनतम जो ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, और इन संस्कृत भाषा ग्रंथ अंग्रेजों को संस्कृत समझ में नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने जबरदस्ती क्या किया, उन वर्डिंग को हेराफेरी की, छेड़खानी की, और छेड़खानी करके उनको अलग रूप से अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। अब मान लो आपके जो प्राचीनतम आपका जो इतिहास चला रहा है उसके अंदर कोई छेड़खानी करे तो निश्चित रूप से आपके समाज में क्या होगा, गुस्सा होगा। जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूं भाई, एक मूवी आई थी पिछले साल पद्मावत, और इस पद्मावत मूवी में क्या हुआ भाई, जो उस समय की जो परंपराएं थी उनको खिलाफ जाकर कुछ चीजें, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है तो भाई कुछ जो बहुत सारी चीजें होती है उनको बढ़ा चढ़ाकर बताना होता है, और इसी तरीके से पद्मावत मूवी में कुछ चीजों जो सीन थे उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। और जब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया तो जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। उसी प्रकार मान लो अगर भारतीय समाज के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर अगर छेड़खानी की जाएगी, भाषा में परिवर्तन किया जाएगा, अलग अलग रूपांतरण किया जाएगा, तो
ये भी भारतीय समाज के लोग क्या होंगे, क्रोधित होंगे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के क्या होंगे, खिलाफ होंगे। अब तो मुख्य रूप से अपन बात करें भाई, इन लोगों ने यानी अंग्रेज लोगों ने बंगाल जो सोसाइटी है, एशियाटिक जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने कौन कौन से ग्रंथों में चेंजिंग की और कौन कौन से ग्रंथों को अनुवादित किया, तो उन ग्रंथों के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट है। अपन बात करते हैं आगे। अब ईसाई मिस्त्री के बाद है, जैसे ईसाई मिस्त्रियों की अपन बात कर ली, चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रवेश हो गए। इसके बाद अपन ने बात कर ली बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर ली, कलकत्ता में स्थापना हुई और कब हुई, 1764 लिखा गया, नहीं भाई गलत है, 1764 नहीं होगा, यहाँ पर आप 1784 कर लेना, एक बार करेक्शन कर लेना, कोई मिस्टेक हो जाती है, इंसान से होती है, कोई बात नहीं, सही करवा दिया है। अब आगे बात करते हैं भाई, ईसाई मिशनरी पहला कारण हो गया। दूसरा कारण बात कर ली, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर ली। तो अब अपन बात करें भाई, इस बंगाल में जो सोसाइटी है, ये एशियाटिक जो सोसाइटी, इसका कारण काम क्या था, काम की जब बात करते हैं क्या कार्य था, कार्य की जब अपन बात करते हैं कार्य, इसका प्रमुख रूप से कार्य ये था कि भारत में जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, हमें भारत के प्राचीन ग्रंथों का अलग अलग भाषा में अनुवाद। अब ये इसका क्या था, प्रमुख कार्य था। अब इस कार्य के तहत इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का क्या किया, अनुवाद किया। भाई वो कौन कौन से ग्रंथ है जिनका इन लोगों ने क्या कर दिया, अनुवाद किया है। तो वो अनुवादित जो ग्रंथ है उनके बारे में देख लेते हैं। मैंने ये लगा था बात करते हैं अनुवादित ग्रंथ। अब ये अनुवादित ग्रंथ यानी कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद किया, तो इसमें अपन ने दो व्यक्तियों की बात की, एक विलियम जोन्स की बात की और एक की बात की अपन ने विल्किंस की। यानी कि जो एशियाटिक जो सोसाइटी है, इसके संस्थापक सदस्यों में दो सदस्य थे, नंबर 1 विलियम जोन्स है और नंबर 2 थे विल्किंस। तो पहले अपन बात करते हैं विल्किंस ने कौन कौन से जो ग्रंथ है उनका क्या किया, अनुवाद किया। तो विल्किंस की बात करें, विल्किंस द्वारा अनुवादित है। इसमें नंबर 1 जो ग्रंथ आता है अपना, वो आता है भागवत गीता। कौन सा, भागवत गीता। हाँ भाई, कौन सा, भागवत गीता। इस भागवत गीता नामक जो ग्रंथ है, इसका क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया अंग्रेजी भाषा में। हाँ भाई, कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ, अनुवाद की बात करें तो इसका जो अनुवाद है वो हुआ अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में। अब अगर बात करें भाई, ये जो ग्रंथ है ये एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुवादित पहला ग्रंथ है। अब फर्स्ट ग्रंथ सोसाइटी द्वारा, यानी एशियाटिक सोसाइटी की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुवादित। यहां तक तो बात ठीक है भाई, अनुवादित कर दिया। और पहला ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ने अनुवादित किया, उस ग्रंथ का नाम है भागवत गीता और इसका अनुवाद जो किया वो अंग्रेजी भाषा में किया। एक ग्रंथ की और बात करें, विलियम जो विल्किंस है इनकी बात करें, इन्होंने एक और ग्रंथ का अनुवाद किया और उस ग्रंथ का नाम था हितोपदेश। हाँ भाई, ग्रंथ का नाम क्या है, हितोपदेश ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ की अगर बात करें मुख्य रूप से यानी मूल रूप से जो रचयिता है वो कौन है, तो रचयिता की जब अपन बात करते हैं भाई, इसके जो रचयिता है वो है नारायण पंडित। कौन है, नारायण पंडित। इन्होंने ग्रंथ लिखा हितोपदेश है और इस ग्रंथ का क्या कर दिया अंग्रेजों ने, इस एशियाटिक जो सोसाइटी है इसके द्वारा क्या कर दिया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। कौन सी भाषा में अनुवाद किया साहब, अंग्रेजी में क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। अगले अपन बात करें भाई, और जो है विलियम जो जोन्स है उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद किया, तो सबसे पहले इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं भाई, और जो विलियम जोन्स है इसने कौन कौन सी पुस्तकों को क्या किया, अनुवाद किया। तो अनुवादित ग्रंथों में अगर बात करें, नंबर 2 पर जिस व्यक्ति की बात करेंगे विलियम जोन्स, यानी विलियम जोन्स द्वारा अनुवादित ग्रंथों की बात करते हैं। अब विलियम जोन्स की जब बात करते हैं तो इसने 3 ग्रंथों को मुख्य रूप से क्या किया, अनुवाद किया। अब वो 3 ग्रंथ कौन कौन से, नंबर 1 ग्रंथ आपने नाम सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और सभी ग्रंथों का जो अनुवाद है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की क्या है, रचना है सर, किसकी रचना है, कालिदास।
इसका भी कौन सी भाषा में अनुवाद किया? अंग्रेजी भाषा में। तो अब जितने भी अपन तीनों ग्रंथों की बात करेंगे उनकी भाषा कौन सी में अनुवाद किया है? अंग्रेजी भाषा में। मूल रूप से ये जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ थे और इनका अनुवाद कर दिया कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। नंबर 2 की बात करें, अब 2 नंबर जो ग्रंथ है उसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। ये जो गीत गोविंद है ये जयदेव द्वारा रचित है। अब इसके रचयिता कौन है? जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ था और इसको भी ट्रांसफर करके कौन सी भाषा में रचित कर दिया गया? तो अंग्रेजी भाषा में। नंबर 3 जो ग्रंथ है, अगर इसकी अपन बात करें भाई इसमें कौन सा चेंजमेंट किया गया? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम था मनुस्मृति। हाँ भाई, ग्रंथ का नाम क्या था? मनुस्मृति। हाँ भाई, मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसकी अपन बात करें मनु द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित? मनु द्वारा। और मूल रूप से संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की जब बात करें भाई इसमें क्या परिवर्तन किया गया? तो इसको भी इन्होंने कौन सी भाषा में अनुवाद किया? इसका अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। लेकिन खास बात यह है इस ग्रंथ की कि इस ग्रंथ का पहले से क्या हो रखा था? अनुवाद हो रखा। हाँ भाई, एशियाटिक सोसाइटी से पहले भी इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रखा था। तो अब जो वो अनुवाद हो रखा था, पहले से जो अनुवाद हो रखा था उसकी अपन बात करें भाई वो कौन से नाम से हो रखा था? तो उस नाम की बात करें भाई वो नाम कौन सा था जिस नाम से पहले से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रखा था? तो उसका नाम था ए कोड टू जेंटुलास। हाँ भाई, क्या नाम था? ए कोड टू जेंटुलास। इस नाम से इस मनुस्मृति का पहले से क्या हो रखा था? अनुवाद हो रखा था अंग्रेजी भाषा में। तो ये जो प्रमुख ग्रंथ है उनकी अपन बात कर ली भाई कौन कौन से ग्रंथ है जिनकी वजह से अपन बात करें भाई जिन ग्रंथों को इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके अनुवादित कर दिया था एशियाटिक सोसाइटी। अब अगर बात करूं भाई भारतीय जो ग्रंथ है, मूल रूप से जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को टूटी फूटी अंग्रेजी में, यानी मुख्य रूप से ये संस्कृत तो समझते नहीं थे साहब अंग्रेज, इनको क्या पता संस्कृत होती क्या है। इन्होंने भारतीय भाषा के साथ छेड़खानी की। अब भाषा समाज का अहम हिस्सा होता है और भारतीय समाज की भाषा के साथ छेड़खानी करने की वजह से भारतीय जो लोग थे, जो भारतीय रूढ़िवादी पारंपरिक जो लोग थे, उनके अंदर क्या आया? गुस्सा आया। और इसी गुस्से की वजह से भारतीय लोगों ने कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? बगावत कर दी। और ये भी किसमें काउंट होता है? सामाजिक आंदोलनों में। अगला बात करते हैं भाई अगला जो कारण कौन सा रहा है? ऐसा कौन सा कारण रहा है जिसकी वजह से भारतीय लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन किए। तो बने रहिए लगातार। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। लगातार बने रहिए, कंटिन्यू। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं भाई और कौन से कारण है जिसकी वजह से सामाजिक आंदोलन हुए। तो उन आंदोलनों के जो कारण थे उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं। अपन ने अभी तक 2 कारणों की चर्चा की है। अपन मुख्य रूप से 4 कारणों की चर्चा करेंगे। तो 2 कारण अपने हो चुके हैं। तीसरा जो कारण है भाई कौन सा ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से क्या हुआ? सामाजिक आंदोलन हुए। तो अपन बात कर सकते हैं नंबर 3 कारण में अभी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय। अब ये मध्यम वर्ग का उदय हुआ क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से इसका जो कारण रहा वो है पाश्चात्य की बात करें, पाश्चात्य जो शिक्षा प्रणाली इसकी बात करते हैं। हमें पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू हुआ। क्या हमें क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का क्या भारत में उदय हुआ? अंग्रेज क्या चाहते हैं भाई? अंग्रेज चाहते ही है भाई चमड़ी तो क्या हो? काली हो। लेकिन कार्य किसकी वजह से करें? कार्य किस प्रकार करें? गोरों के जैसे करें। अब भाई गोरों का मतलब यहाँ अंग्रेज है और काली चमड़ी का मतलब भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों को कहीं न कहीं क्या कहते थे? काले लोग कहते थे, काली चमड़ी वाले लोग कहते थे। इनकी जो बात करें भाई अंग्रेज चाहते क्या थे? अंग्रेजों को क्या था? एक लिपिक वर्ग की इनको जरूरत थी। और इस लिपिक वर्ग की जो जरूरत है वो रोजाना में इंग्लैंड से बुला नहीं सकते, ब्रिटेन से रोज व्यक्ति बुला नहीं सकते। तो ये चाहते क्या थे कि भारत में कुछ ऐसे लोगों को, कुछ एक वर्ग को ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जाए, एक मध्यम वर्ग तैयार कर दिया जाए जो क्या हो भाई चमड़ी से काले हो, यानी मूल रूप से भारतीय हो, लेकिन कार्य किस हिसाब से करें? जिस हिसाब से अंग्रेज चाहते हैं, जिस हिसाब से अंग्रेज जो कार्य करते हैं उस हिसाब से क्या करें?
कार्य करें। अब किया क्या इन्होंने इसके लिए, हमें पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत में क्या कर दिया, लागू कर दिया, भारत में लागू कर दिया। और कुछ जो भारतीय लोग हैं वो इंग्लैंड चले गए। अब भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाती है किसके, कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। अब जो ये लोग, जो भारतीय जो लोग हैं, ये अगर अंग्रेजी ग्रंथ पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में ज्ञान लेंगे, तो ये भी कार्य किस हिसाब से करेंगे, अंग्रेजों के हिसाब से। क्योंकि जो चीजें इन्होंने पढ़ी है, जो चीजें इन्होंने इंग्लैंड में कहीं ना कहीं देखी है, तो उनके हिसाब से वही परिवर्तन ये भारतीय समाज में करना चाहेंगे। अगर जो भारतीय समाज में परिवर्तन अंग्रेजों के हिसाब से भारतीय व्यक्ति करे, तो निश्चित रूप से भारतीय लोगों में क्या होगा, गुस्सा होगा। और इसी गुस्से की वजह से भारतीय लोगों ने क्या किए, सामाजिक आंदोलन किए। नंबर 4 जो प्रमुख कारण है वो क्या रहा, समाचार है, समाचार है, पत्र है, पत्रिकाएं। हाँ, समाचार है, पत्र पत्रिकाएं। भाई मुख्य कारण समाचार पत्र पत्रिकाएं। ये समाचार पत्र पत्रिकाओं की वजह से सामाजिक आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि जो भारतीय जो रूढ़िवादी समाज था वो कहीं न कहीं बंद पड़ा था, बिल्कुल एकदम ढका सा पड़ा था। और इस ढके हुए समाज को, इसके ऊपर से पर्दा हटाने का जो कार्य किया वो अंग्रेजी हुकूमत ने या अंग्रेजी सरकार ने किया। अंग्रेजी सरकार ने किया क्या, हमें भारतीय जो रूढ़िवादी समाज है इसके अंदर कौन कौन सी परंपराएं, कौन कौन सी रूढ़िवादी परंपराएं जो चली आ रही है, जो समाज के हित में नहीं है, समाज के खिलाफ है कहीं न कहीं, उन परंपराओं को, उन समस्याओं को अंग्रेजी सरकार ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर किताबें छाप कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और जब लोगों को, भारतीय समाज के लोगों को ये चीजें पता चली कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो भारतीय समाज के लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। इसलिए समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी क्या महत्वपूर्ण क्या निभाई है साहब, भूमिका निभाई है। तो अपन ने बात कर ली भाई जो सामाजिक कारण है, सामाजिक आंदोलनों के जो कारण है उनके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन बात करेंगे सामाजिक जो आंदोलन है वो कौन कौन सी संस्थाओं ने की, कौन कौन सी ऐसी बड़ी संस्थाएं सामने निकल कर आई भाई जिन्होंने भारतीय जो समाज है इसमें सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण है भूमिकाएं निभाई, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपन ने ये हमारा 12th क्लास हिस्ट्री के लिए पहला वीडियो बना रखा था। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम और बेहतर आपके सामने हमारी मेहनत को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना यही चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हो सके तो बढ़िया से कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।